नमस्कार बागवान भाइयों, रेंजर ऑर्चर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय ब्राक्टा लेके हाजिर एक नई जानकारी। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है व्हाट इज़ इथरल और एथिलीन। ये जो इथरल है, जो इस टाइम पे हम जो टाइम है हमारा, इस टाइम पे हम उसको यूज़ करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारे हार्वेस्ट की तरफ हम जाने वाले, तो हम अपने ऑर्चर्ड्स में मैक्सिमम जगह पे इथरल का उपयोग होना शुरू हो चुका है। बट उपयोग हो रहा है, बट इस चीज़ का नहीं पता कि इथरल है क्या। तो जो एथिलीन है या इथरल है वो एक गैसियस प्लांट हार्मोन है। जिसने मेरी पीजीआर वाली वीडियो देखी होगी उसको पता है कि प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं, वो किस तरह से प्लांट में रोल प्ले करते हैं या फ्रूट की क्वालिटी में रोल प्ले करते हैं, तो उनको इस बारे में जानकारी पता होगी। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस की लिस्ट में जाके आप वो पीजीआर वाली वीडियो जो मैंने डाली थी वो देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि व्हाट इज़ इथरल। अब मैंने आप लोग को बता दिया कि एथिलीन या इथरल एक गैसियस प्लांट हार्मोन है। इसका क्या काम होता है, ये फलों की पकने की जो प्रक्रिया होती है, फ्रूट राइपिंग की जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या करता है, उत्तेजित करता है या प्रेरित करता है, उस तरफ फ्रूट को ले जाता है। अब जैसे आप ये फ्रूट देख रहे हैं, इसके जब पकने की तरफ अग्रसर होता जाएगा, जैसे जैसे राइपिंग की तरफ अग्रसर होता जाएगा, हार्वेस्ट की तरफ अग्रसर होता जाएगा, इसके अंदर क्या है, एथिलीन की जो प्रोडक्शन है वो हाई होती जाएगी, या इथरल की जो प्रोडक्शन है वो हाई होती जाएगी। अभी जो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो इथरल है उसकी मात्रा है वो कम है। क्यों? क्योंकि अभी ये कच्चा फ्रूट है। तो अब जैसे ही हम इसको हार्वेस्ट करेंगे या ये हार्वेस्ट की तरफ अग्रसर होगा, इसके अंदर क्या है, जो एथिलीन का प्रोडक्शन है वो क्या है, बढ़ जाएगा। नेचुरली इसके अंदर जो एथिलीन है, इथरल है, वो क्या है, अपने आप को प्रोड्यूस करेगा, लार्ज क्वांटिटी में अपने आप को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। उससे क्या होगा, जो हमारे फ्रूट की शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाएगी, जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी जब हम इसको हार्वेस्ट की तरफ लेके जाएंगे या हार्वेस्ट कर देंगे। एथिलीन सबसे ज़्यादा कब बनता है, जब हम फ्रूट को हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, एथिलीन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो अब एथिलीन का अगर हम एक्सेस यूज़ भी करते हैं या एथिलीन को हम ज़्यादा भी प्लांट में इथरल का उपयोग करते हैं, तो उससे क्या है, हमारी एक तो जो फ्रूट की स्टोरेबिलिटी होती है, जो हम इसकी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो क्या है, कम हो जाती है। उससे क्या है, हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और हमारा जो फ्रूट है वो जल्दी से जल्दी राइप हो जाएगा। और उससे क्या है, हमारी जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है या फिर आप मार्केटेबिलिटी कह लीजिए, उस सब पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो एथिलीन की मॉनिटरिंग और मैनेजिंग महत्वपूर्ण है, ताकि जो फल पेड़ पर या भंडारण के दौरान पक ना जाए या उसके दौरान अधिक ना पक जाए। तो इसलिए हमें क्या है, एथिलीन और इथरल का उपयोग भी सोच समझ के करना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते, उसको मैनेज नहीं करते, या उसकी जो हमारी मैनेजमेंट है वो सही से नहीं होती प्लांट के ऊपर या तोड़ने के बाद, तो उसकी जो मॉनिटरिंग भी अगर हम सही से नहीं करते, तो क्या है, जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो फल की कम हो जाती है और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाती है। जो हमारे इनकम का सोर्स है, जो हमारा प्रॉफिट है, वो भी बहुत घटने के चांसेस रहते हैं। अब बात आती है कि फ्रूट राइप कैसे होता है, कि अब फ्रूट राइपिंग के पैटर्न्स कैसे हैं। अब ये समझना भी ज़रूरी है। अब ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम एथिलीन या इथरल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इथरल को भी यूज़ भी करेंगे, हम भी यूज़ करते हैं, बट उसका जो रोल है वो अभी मैक्सिमम बागवानों को नहीं पता है। अब एक तरह का यहाँ पे ये प्रोसेस है कि एथिलीन है, जो इथरल है, जो हम मैक्सिमम उसको किस नाम से जानते हैं, कलर स्प्रे। कि हम दुकान में भी अगर जा रहे हैं तो उसको लेने के लिए क्या बोलेंगे, जी हमारे को कलर स्प्रे की स्प्रे दे दीजिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें एथिलीन हार्मोन दीजिए। अब एथिलीन के बारे में मैंने पीजीआर की जो वीडियो है उसमें एक चीज़ भी बताई थी कि जो एथिलीन है वो किस तरह का हार्मोन है, वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है और प्लांट ग्रोथ इनहेबिटर भी है। अब प्रमोटर और इनहेबिटर में क्या फ़र्क होता है, जो प्रमोटर होता है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है, जो इनहेबिटर होता है वो ग्रोथ को रोकता है या उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, अवरोध करता है। बट इकलौता पीजीआर है जो हमारा इथरल है या एथिलीन है, वो कैसा पीजीआर है, वो दोनों तरह का पीजीआर, वो दोनों तरह का रोल प्ले करता है। वो किस तरह का रोल प्ले करता है, वो ग्रोथ को प्रमोट भी करता है और ग्रोथ को कंट्रोल भी करता है। तो एथिलीन
प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है और इनहेबिटर भी है। आप वो वीडियो देखिए, आप लोग को बहुत काम आएगी, उसमें मैंने जो आप लोग को जानकारी शेयर की है। तो अब बात आती है कि फ्रूट राइपनिंग के पैटर्न। अब फल कैसे पकता है। अब फलों को आमतौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अब जो फल है उनको 2 तरह की कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। अब कौन सी 2 कैटेगरीज हैं, एक आती है क्लाइमेट्रिक और दूसरी आती है नॉन क्लाइमेट्रिक। अब बात आती है कि सामान्य शब्दों में क्लाइमेट्रिक फल कौन से हैं। क्लाइमेट्रिक फ्रूट है जो वो कौन से है या क्या उनका रो रहता है। जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है वो हार्वेस्ट के बाद पक सकते हैं। जो हमारे क्लाइमेट्रिक फ्रूट है वो क्या है, जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं वो क्या है, वो पक सकते हैं। उसके बाद उसको हार्वेस्ट करने के बाद वो पकने की तरफ अग्रसर होते हैं। उसमें एथिलीन की प्रोडक्शन हाई हो जाती है, वो जल्दी पक जाता है, राइप हो जाता है, उसकी स्टोरेबिलिटी भी कम हो जाती है। अच्छा, अब नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, अब उसकी बात करते हैं। तो वो क्या है, जो नॉन क्लाइमेट्रिक फल है वो हार्वेस्ट के बाद पक नहीं सकते। जब हम उसको तोड़ते हैं, जो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जब हम उनको तोड़ते हैं तो वो क्या है, तोड़ने के बाद पक नहीं सकते। तो इसलिए हमें अब 1-2 चीज़ों का और ध्यान रखना है। अब क्लाइमेट्रिक फलों को पकने की विशेषता है जो वो रेस्पिरेशन की बढ़ी हुई दर और फिर पकने के दौरान एथिलीन बायोसिंथेसिस के फटने से होती है। जो अब क्लाइमेट्रिक फल है उसकी जो विशेषता है वो क्या है, वो रेस्पिरेशन की बढ़ी हुई दर और फिर पकने के दौरान एथिलीन के बायोसिंथेसिस के फटने से होती है। मतलब कि जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं तो उसकी जो पकने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, वो आती है उसके अंदर क्या है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है और उसमें जो एथिलीन को जो उसमें पकने के दौरान एथिलीन के बायोसिंथेसिस के जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, उसका ब्लास्ट होता है, उसके कारण वो पक जाता है। अब क्लाइमेट्रिक फलों में एथिलीन का प्रोडक्शन शुरू होने के बाद फल स्वाभाविक रूप से तेज़ी से पकने वाले संकेत की मात्रा को बढ़ाता है। अब जो हमारा क्लाइमेट्रिक फल है उसके अंदर क्या होता है, एथिलीन का जो प्रोडक्शन शुरू होने के बाद, जब उसके अंदर एथिलीन का प्रोडक्शन शुरू होता है, फल में क्या करता है, तेज़ी से पकने वाले संकेतों की मात्रा बढ़ा देता है। कि जब उसके अंदर एथिलीन का प्रोडक्शन शुरू होता है, हमारे जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं उसमें क्या होता है, स्वाभाविक रूप से जो तेज़ी आ जाती है किसको, उसके पकने की जो संकेत दिए जाते हैं उसको, उसमें क्या हो जाता है, स्वाभाविक रूप से तेज़ी आ जाती है। अब क्लाइमेट्रिक फलों के कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोग को देता हूँ। उसमें हमारे सेब है, ये भी क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। ये किस तरह का फ्रूट है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। और आड़ू है, केला है, एवोकाडो है, ये सब क्या है, ये हमारे क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। अब गैर क्लाइमेट्रिक फलों के जो पकने का अलग पैटर्न होता है। पकने के दौरान उनके पास एथिलीन का प्रोडक्शन और रेस्पिरेशन का पीक नहीं होता। कि जब वो पकते हैं तो उस टाइम क्या होता है, उनके अंदर एथिलीन का जो प्रोडक्शन और रेस्पिरेशन होती है वो क्या है, पीक लेवल पे नहीं होता, उसका स्तर बहुत कम होता है। इसलिए उन्हें जब वे पूरी तरह से पक जाते हैं तो ही हार्वेस्ट किया जाना चाहिए। जब वो पूरी तरह से पेड़ पे ही पक जाए तभी उन्हें हार्वेस्ट करना चाहिए। जो हमारे नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं या गैर क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं, क्यों, क्योंकि वो हार्वेस्ट करने के बाद, तोड़ने के बाद क्या है, पक नहीं सकते। बट हमारा जो सेब है वो कैसा फ्रूट है, वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। आप इसको हार्वेस्ट करेंगे तो हार्वेस्ट करने के बाद ये क्या होगा, इसके अंदर जो एथिलीन बायोसिंथेसिस है उसका विस्फोट होगा और जिसका रेस्पिरेशन सिस्टम है वो तेज़ होगा। उससे क्या होगा, ये जल्दी पकेगा, इसके अंदर एथिलीन की प्रोडक्शन हाई हो जाएगी और ये जल्दी राइप होने लग जाएगा। उससे क्या होगा, उसकी स्टोरेबिलिटी भी कम हो जाएगी, शेल्फ लाइफ भी कम हो जाएगी। और इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो एथिलीन है, जो इथरल है, उसका जो प्लांट के अंदर प्रोसेस है उसको क्या मॉनिटर भी करना पड़ता है और मैनेज भी करना पड़ता है। जो उसकी डोजेज है हम वो हाई भी नहीं कर सकते और उसको हम मतलब कि अननेसेसरी उसके अंदर वो एथिलीन या इथरल की क्वांटिटी को बढ़ा भी नहीं सकते। हमें उसे कंट्रोल और मॉनिटर करते रहना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि कब हमारा फ्रूट पक के तैयार हो रहा है, कब उसके अंदर एथिलीन की प्रोडक्शन हाई है। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि ये फ्रूट है, इसके अंदर क्या हो चुका है, इसके अंदर जो एथिलीन की प्रोडक्शन है वो तेज़ है। उसके कारण क्या है, ये हार्वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग कलरेशन पूरी हो चुकी है और इसकी जो रिक्वायर करैक्टर्स है वैरायटी के, जो उसके उसने पूरे दिखा दिए हैं। तो अब ये क्या है, हार्वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। अब बात आई नॉन क्लाइमेट्रिक, तो उनको हमें क्या है, उनके अंदर जो एथिलीन का प्रोडक्शन और रेस्पिरेशन है वो पीक पर नहीं होता, उनका जो स्तर है बहुत कम होता है। इसलिए उन्हें कब तोड़ा जाना चाहिए, जब वो पूरी तरह से पक जाते हैं। अब गैर क्लाइमेट्रिक फल या नॉन क्लाइमेट्रिक फलों के एग्जांपल्स कौन से, जैसे कि हमारे चेरी है, अंगूर है, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी है, ये क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स है। इन्हें तभी हार्वेस्ट करना चाहिए जब ये
पक जाए अच्छे से। बट हमारा सेब कैसा है, हमारा सेब क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। जब हम अगर मान लीजिए हम इसे कच्चा भी तोड़ते हैं या इस स्टेज पे भी मैं इसको अभी हार्वेस्ट कर दूं, तो ये क्या है, हार्वेस्ट करने के बाद जो इसका एथिलीन का जो विस्फोट हो जाएगा इसके अंदर, उससे क्या होगा, बायोसिंथेसिस का जो विस्फोट होगा एथिलीन का, उससे क्या होगा, जो उसकी पकने की प्रक्रिया है जो वो क्या है, वो एडवांस हो जाएगी, वो तेज़ हो जाएगी। इस तरह से ये फ्रूट जो हमारा राइपिंग पैटर्न्स है चलते हैं। अब हमारे जो इस फ्रूट के राइपिंग पैटर्न को समझना ज़रूरी क्यों है, इसके लिए भी मैं आप लोगों को बता दूं। क्यों इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे द्वारा उगाए गए फल के मैनेजमेंट और हार्वेस्ट टाइम को निर्धारित करने के साथ उसके भंडारण को डिज़ाइन करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हम किस तरह के फल को उगा रहे हैं या किस तरह का जो हमारा फल है वो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसके जो राइपिंग पैटर्न्स है उसको समझना ज़रूरी हो जाता है। ये हमारी हेल्प किस में करेगा कि हमें कब हार्वेस्ट करना चाहिए कौन सा फ्रूट, एक तो उस टाइम को निर्धारित करने के लिए, और उसको स्टोर कितना हम कर सकते हैं, उस सब को डिज़ाइन करने को, उसकी स्टोरेबिलिटी को डिज़ाइन करने के लिए भी हम इसमें मदद कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इसको क्या है, समझना ज़रूरी है। जो हमारे फ्रूट राइपिंग पैटर्न्स है उसको समझना ज़रूरी है। अब बात आती है प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट एथिलीन रेगुलेटर्स की। अब हम इथरल यूज़ करेंगे, मैक्सिमम हर जगह इथरल यूज़ हो रहा है। अब ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि जो हमारा प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट में, उसमें एथिलीन को जो रेगुलेट हम कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं या उसका क्या कार्य है। तो जो हम प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट के बाद विभिन्न तरीक़ों से क्या है, एथिलीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं या उसके प्रोडक्शन में हेरा फेरी कर सकते हैं, मतलब उसके टाइम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, उदाहरण के लिए 3 प्री हार्वेस्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है जो फल पकने की प्रभावित करने के लिए एथिलीन उत्पादन या धारण का प्रबंधन और परिवर्तन करते हैं। इसमें एथोफोन है जिसे हम इथरल भी जानते हैं, और रिटेन है, और एक हार्वेस्टा है, जो हार्वेस्टा टीएम है, जो ये सब शामिल है। ये कैसे है, ये प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट एथिलीन को रेगुलेट करने के लिए प्लांट में हम यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे बाकी दो की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम बाकी दो यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। हम एप्पल में क्या यूज़ करते हैं, हम इथोफोन यूज़ करते हैं, जो इथरल के नाम से बायर क्रॉप साइंस का आता है, और EP50 के नाम से क्रिस्टल क्रॉप इंडिया का आता है। तो इसी तरह से और भी कंपनीज़ है जो ये इथोफोन या इथरल हार्मोन बना रही हैं। तो अब एथिलीन जो है, जो इथरल है, वो क्या है, एक ये रिलीजिंग साइंस केमिकल है। ये क्या है, एक रिलीजिंग केमिकल है जो हम इथरल यूज़ कर रहे हैं, जो हम बायर का ला रहे हैं या हम क्रिस्टल का ला रहे हैं इथोफोन मार्केट से। वो कैसा है, वो एक रिलीजिंग केमिकल है। वो क्या करता है, वो अपने आप को रिलीज़ करता है। और हार्मोन किस तरह का है, गैसियस हार्मोन है, वो गैस के फॉर्म में हार्मोन प्लांट को हम दे रहे हैं। तो अब इसका रोल क्या होता है इथरल का, इथरल क्या करता है, फलों को पकने को बढ़ावा देने के लिए इसे हम क्या करते हैं, प्री हार्वेस्ट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में डालते हैं। हम क्या करते हैं, इसको प्री हार्वेस्ट ग्रोथ रेगुलेटर के तौर पे हम इसको डालते हैं। इससे क्या होता है, ये फलों को पकने को बढ़ावा देता है अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं। इसका उपयोग फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज़ कर देता है, मतलब कि जो हमारा फल है उसकी राइपिंग जो स्पीड है उसको ये क्या है, बढ़ा देता है। हालांकि इथोफोन फलों के एब्सेशन को भी तेज़ करता है। अगर हम इथरल का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं या उसकी मैनेजमेंट हमारी सही नहीं है, वो क्या करेगा, वो एब्सेशन को बढ़ा देगा, विच्छेदन बढ़ा देगा, और फलों की जो स्टोरेबिलिटी है उस पर क्या है, नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। उससे क्या होगा, हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मार्केटेबिलिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। अब बात आई, आप लोग को मैं ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब बात आई कि इथरल का जो हम यूज़ करते हैं, हम करते हैं मैक्सिमम किस चीज़ के लिए, कलर स्प्रे के तौर पे। तो अब मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर बताऊं, आप कोई भी केमिकल यूज़ कर लीजिए या किसी भी तरह की आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर लीजिए, बड़े से बड़े कंपनी के यूज़ कर लीजिए या जो मर्ज़ी आप यूज़ कर लीजिए, आपका कलर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक तो वैरायटी के करैक्टर पे डिपेंड करता है, दूसरा आपकी प्लांट की मैनेजमेंट और कैनोपी पे डिपेंड करता है। अब कैनोपी कैसे बनती है प्लांट की, कि आपने जो प्रून है प्लांट को वो किस तरह से किया। अब आप ये प्लांट देख सकते हैं मेरा, तो इस प्लांट की जो कैनोपी है उसमें लगभग हमने कोशिश की है कि इसमें जो सनलाइट है वो चारों तरफ से अच्छे से पड़े, और
उसका जो सनलाइट है, उसका जो ऑक्सीजन है, उसकी जो मिनरल्स है, उसके जो आपके न्यूट्रिशंस है, वाटर है, वो सब इसमें क्या है अच्छे से पड़े। तो उससे क्या होगा, एक तो फ्रूट की क्वालिटी निखर के आएगी, और दूसरा जो हमारे नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्लांट में, या वैरायटी की जो नेचुरल करैक्टर्स होते हैं, वो क्या है अच्छे से उभर के आते हैं। तो कलर का जो प्रोसेस है वो कैसा है, वो आप इथरल यूज़ कीजिए, चाहे जो मर्ज़ी यूज़ कीजिए, उससे कलर नहीं आएगा। ये चीज़ें आप समझनी आप लोग को बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो एक तरह से हेल्पर के तौर पे आप लोग को काम कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट वो क्या है, वो आपको 100% रिज़ल्ट नहीं दे सकते। आप 100% रिज़ल्ट कैसे ले सकते हैं? आप 100% रिज़ल्ट ले सकते हैं कि आपकी जो फार्मिंग के पैटर्न्स हैं, मेथड्स हैं, उन सबको आपको चेंज करना पड़ेगा, उन सबको आपको साइंटिफिक वे में लेके जाना पड़ेगा। आप लोग को देखना पड़ेगा कि आपको प्लांट को किस तरह से मैनेज करना है, आपको फ्रूट किस तरह का चाहिए, आपको बहुत सी चीज़ों को फॉलो अप भी करना पड़ेगा। बट अब जो हमारे ओल्ड ऑर्चर्ड, जैसे अब यही ऑर्चर्ड है मेरा, 1983 में प्लांटेड ऑर्चर्ड है, ओल्ड रॉयल वेराइटी है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कलर की। बट 2 साल से जब से हमने इसकी प्लांट की कैनोपी सही की है, इसकी मैनेजमेंट सही की है, तो हमारा जो है 70 to 80% फ्रूट है जो वो अच्छा बन के आ रहा है। बट आज उससे 2 साल पहले की बात करूं तो हमारे पास सिर्फ 10% फ्रूट था जो हम इससे कलर्ड निकालते थे। बाकी कैसा होता था, हाफ कलर, या उसका जो डल होता था, बहुत ज़्यादा उसमें शाइन नहीं होती थी, वो क्वालिटी उसकी ज़ीरो होती थी। हमने ये चीज़ को देखा कि हमारे जो फ्रूट है उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसको हम कैसे बना सकते हैं, उस चीज़ को फॉलो अप किया, उसके रिजल्ट्स भी हम लोग को मिल रहे हैं। अब इस ऑर्चर्ड की हार्वेस्ट की बात करूँ, हम इसमें अभी एथिलीन ऐड नहीं करेंगे या इथरल ऐड नहीं करेंगे, इसके लिए अभी बहुत टाइम है। हमें वो कब यूज़ करना है, जब हमें हार्वेस्ट करने से 10 से 15 दिन पहले हमें वो यूज़ करना है। और उसकी क्या है, हमें क्वांटिटी भी सोच समझ के डालनी है। क्योंकि अगर आप हाई क्वांटिटी में उसको केमिकल को यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा, जो आपके प्लांट में जो एथिलीन बनने का जो प्रोडक्शन है वो क्या है, अनबैलेंस्ड हो जाएगी, वो क्या है ऊपर नीचे हो जाएगी। उससे क्या होगा, प्लांट अगर आप एक्सेसिव जाए तो बहुत तेज़ी से आपका वो क्या करेगा, एथिलीन को बनाएगा, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। एथिलीन कलर के लिए हम यूज़ करें, बट आप एक चीज़ समझ जाइए कि कलर नहीं आता है। कलर आपका वैरायटी के करैक्टर्स, आपकी कैनोपी, आपके मिनरल्स, ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिशंस, और प्लांट की मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट, इन सब पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। तो एथिलीन क्या करेगा, एथिलीन सिर्फ आपका जो है फ्रूट को राइप कर देगा, पका देगा। अब एक चीज़ मैं आप लोग को और क्लियर बताऊँ कि जो हमारी एप्पल है, जो उसका जो रेड स्किन है वो कैसे होती है। अब रेड स्किन का मैं आप लोग को बताऊं कि एथिलीन की वजह से इसकी रेड स्किन नहीं बनती। इससे क्या होता है, आपकी जो इसके अंदर एंथोसियन पिगमेंट नाम होता है एक, उसके अंदर एक साइनाडिन 3O गैलेक्टोसाइड होता है पिगमेंट, जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलरेशन के लिए। कौन से सेबों में, जिसकी स्किन रेड होती है, कौन सा पिगमेंट होता है, वो होता है आपका साइनाडिन 3O ग्लैक्टोसाइड। एक तो प्रोनाउंसिएट करने में भी बहुत सा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ये एक पिगमेंट होता है जो प्राइमरीली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सेब की रेड स्किन के लिए, रेड कलर वाले सेबों के लिए। अब एथिलीन का क्या रोल रहता है, वो फ्रूट को राइप करता है, पकाता है, उसकी जो हार्वेस्ट की टाइम है उसको निर्धारित करता है। आप अगर उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से कर रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट अच्छे से करें, तो आप बता सकते हैं कि आपको कब आपका फ्रूट तैयार हो रहा है, कब आपके फ्रूट में आपको ये चीज़ें मिल रही है कि आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो एथिलीन का यूज़ आप लोग सोच समझ के कीजिए, इथरल को आप हाई क्वांटिटी में मत डालिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए इस प्लांट पे 30 लीटर से 40 लीटर के आसपास या 50 लीटर के आसपास एथिलीन यूज़ कर रहे हैं वाटर में मिक्स करके, तो उसकी रेशो आप रख रहे हैं 50 लीटर में, मान लीजिए आप उसकी रेशो रख रहे हैं 100-200 ml, तो उससे एक तो आपका फ्रूट क्या है, जल्दी राइप हो जाएगा, दूसरा आपका ड्रॉप भी करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब आपका जो फ्रूट है जब राइप हो जाएगा, तो वो क्या अपने आप को प्लांट पे नहीं रखेगा, उससे क्या होगा, वो नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसको अपनी वो एक इनहेबिटर वाली जो एथिलीन की क्वालिटी है वो उसको शो हो जाएगी आप लोग को। उससे क्या होगा, प्लांट डोरमेंसी की तरफ जाना शुरू हो जाता है जल्दी, तो उसकी क्या है, एजिंग प्रोसेस हो जाएगी फ्रूट की, उसमें कलर भी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो आपको क्या है, लाइट प्रोसेस, लाइट क्वांटिटी में एथिलीन का यूज़ करना, उससे आपको हेल्प मिलेगी। उससे क्या हेल्प मिलेगी, अब आप एथिलीन यूज़ करें तो क्या है, वो एक्टिव कर देगा बहुत सी चीज़ों को, आपके फ्रूट के पकने की जो
प्रक्रिया उसको एक्टिव कर देगा। उससे आपके कलर कैसे आता है, अब एथिलीन से कलर में हेल्प होती है, वो कैसे होती है, जब आपका फ्रूट राइपिंग की तरफ बढ़ेगा तो नेचुरल है कि वो अपने जो इसके अंदर पिगमेंट्स है या इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है जो रिस्पॉन्सिबल है कलर्स के लिए, वो क्या है एक्टिव हो जाएंगे, थोड़ी जल्दी एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? ड्यू टू आपके एथिलीन, क्योंकि वो क्या करेगा, प्लांट को एक तरह से संकेत देगा कि आपको अब क्या है, हार्वेस्ट की तरफ जाना है। अब आपको हार्वेस्ट की तरफ बढ़ना है, आपको क्या करना है, आपको एथिलीन की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो उससे आपका फ्रूट भी राइप हो जाएगा और कलरेशन भी आनी लगभग शुरू हो जाएगी। बट प्रॉपर कलरेशन कैसे आएगी वो आप लोग समझ जाइए कि आप लोग को अपने प्लांट की मैनेजमेंट सही से करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग के कलरेशन में दिक्कत आती ही रहेगी। उम्मीद करूंगा आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया टॉपिक जल्दी आप लोग के साथ, और मिल के साइंटिफिक तरीके से बागवानी करते हैं, कोई सुनी सुनाई बातों पे बागवानी नहीं करते। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट है हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।